Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are starting with the chapter 7 of English literature, that is Glimpses of India of class 10th. So we are starting with the part 1 of the chapter, that is A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. So before we start, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. So let's start. A Baker from Goa. अब ये कैसा पोर्ट्रेट बनाया है हमारा जो यहाँ पे राइटर है, उसने कैसा पोर्ट्रेट बनाया है इस चैप्टर का। ये दिखाया गया है एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर का हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। मतलब ये एक कैसा पोर्ट्रेट दिखाया गया ओवरऑल कि एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज है, उसमें एक बेकर है, ठीक है, और वो उसकी अभी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है उसकी सोसाइटी में, ठीक है। उन मतलब बेकर्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता। तो ये क्या है ओवरऑल व्यू। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. अब राइटर ने क्या लिखा है कि जो हमारे एल्डर्स थे आर ऑफन हर्ड, मतलब हमने काफ़ी बार सुना है उनके मुंह से, मतलब हमने काफ़ी बार सुना है, वी हैव ऑफन हर्ड कि जो हमारे एल्डर्स थे वो अपने पास्ट को बहुत याद करते थे, ठीक है। रिमाइनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब थिंकिंग अबाउट देयर पास्ट, अपने वो गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज को वो बहुत याद करते थे, ऑफन मतलब बार बार। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब वो पोर्टुगीज और उनके फेमस जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे उनको। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, मतलब जो उन लोव्स ऑफ ब्रेड को खाते थे उनके जो ईटर्स थे वो चाहे अभी वैनिश्ड हो गए हो। वैनिश्ड मीन्स गायब और डिसअपियर, ओके। वैनिश मीन गायब और डिसअपियर। तब इसमें क्या लिखा है कि चाहे जो उन लोव्स को खाने वाले ईटर्स थे वो अभी शायद गायब हो गए हों, बट जो उनके मेकर्स हैं, जो उनको बनाते हैं लोव्स को, वो अभी भी हैं, आर स्टिल देयर, ओके। We still have amongst us the mixtures, the molders and those who bake the loaves. अब क्या होता है कि जो उन लोव्स को बनाने वाले मिक्सचर्स थे, उनके जो मोल्डर्स थे और जो उनको बेक करते थे, वो अभी भी हमारे आसपास हैं, ओके। दे स्टिल एग्जिस्ट। Those age-old time-tested furnaces still exist. Now what do you mean by furnaces? Furnaces का क्या मतलब है? A large enclosed fire, या आपने शायद बाहर भी देखा होगा कहीं कि एक बहुत बड़ा सा एनक्लोज्ड फायर होता है जिसमें कि चीज़ें बेक की जाती हैं, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाहर जाकर देखना कि अब काफ़ी जगह पे आ गया है कि जो पिज़्ज़ा होता है, ठीक है, जो पिज़्ज़ा होता है उसको भी ऐसे किसी एनक्लोज फायर में बड़े से में बेक करते हैं, ओके। एंड इट टेस्ट इज गुड। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कि जो फर्नेसेस में जो फायर है वो भी लगी हुई है, वो बुझी नहीं है, ठीक है। एक्सटिंग्विश्ड मतलब ना बुझना, ओके। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning. Now the third and jingle of the traditional baker's bamboo, मतलब कि साउंड्स लिख सकते हैं हम। जिंगल का क्या मतलब है? साउंड्स। मतलब आपने देखा होगा कि जो बेकर्स थे उनकी जो बैम्बू है
मतलब ऐसे बैम्बू मारते हुए आते थे, ऐसे नीचे पटकते हुए बैम्बू लेते हुए आते थे, जिसकी एक बहुत जिंगलिंग साउंड आती थी। क्या आती थी? जिंगलिंग साउंड। ओके, एक बहुत ट्रेडिशनल, उनका जो बैम्बू था वो बहुत ट्रेडिशनल था, होता है, मतलब बहुत ट्रेडिशनल बैम्बू होता है उनका, और उसकी जब वो आते थे तो बहुत जिंगलिंग साउंड आती थी। heralding his arrival in the morning, और इससे वो क्या करता था, मतलब कि वो इससे कहना चाहता था कि मतलब बैम्बू की साउंड से वो अपनी अराइवल को अनाउंस करता था। heralding मीन्स अनाउंसिंग। ओके, वो अपनी अराइवल को अनाउंस करता था। ओके, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और ये जो उनकी अनाउंसिंग ऑफ अराइवल थी थ्रू देयर बैम्बूज, वो अभी भी कई जगह पे सुनी जाती है। ओके, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। देखो, अब जैसे कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें कि जो पूरी फैमिली होती है वो अपना जो, जैसे किसी के फादर ने, जो किसी के फादर हैं वो अगर डॉक्टर हैं तो उनका सन भी फिर डॉक्टर बनेगा, फिर उनका सन भी डॉक्टर बनेगा, तो ऐसे ऐसे वो पूरा प्रोफेशन वो पूरी फैमिली ट्री में चलता रहता है ना। तो उन्होंने अब लिखा है कि चाहे फादर अभी अलाइव ना हो, मीन्स वो डेड हो चुके हो, बट जो उनका सन है, जो उनका बेटा है, वो अभी भी इस फैमिली प्रोफेशन को चला रहा है। ओके, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। अब इसका क्या मतलब है कि जो ये बेकर्स थे, जो लोव्स बनाते थे, वो अभी भी, मतलब आज भी आप जाओगे तो वहाँ पे उन्हें क्या कहते हैं? दे नोन एज पेडर्स। क्या कहते हैं? पेडर्स। दे नोन एज पेडर्स। अब पेडर्स का क्या मतलब है? पेडर्स मीन्स बेकर फ्रॉम गोवा, a baker from Goa. Pader means a baker from Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. अब राइटर ने क्या लिखा है कि हमारे चाइल्डहुड के वक्त गोवा में जो बेकर था वो हमारा फ्रेंड भी था, मतलब हमारा दोस्त भी था, हमारा कंपेनियन यानी हमारा साथी भी था, एंड गाइड भी था, मतलब उन्हें गाइड करता है, एज अ गार्डियन वो काम करता था। ठीक है, ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, मतलब कि वो दिन में कम से कम 2 बार तो आता ही था, है ना। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. देखो अब क्या लिखा राइटर ने, एक बार जब वो मॉर्निंग में आता था ऑन हिज सेलिंग राउंड, मतलब जब वो मॉर्निंग में आता था अपने एक सेलिंग राउंड पे, मतलब बेचते हुए आता था मॉर्निंग में, और फिर देन अगेन कब आता था वो, एक बार मॉर्निंग में आता था अपने जो लोव्स ऑफ ब्रेड बेचने के लिए, और फिर कब आता था जब उसकी पूरी ह्यूज बास्केट, ह्यूज मीन्स सॉरी बिग, वेरी बिग, और फिर कब आता था वो एक अपनी बड़ी सी बास्केट में सारा सामान ख़त्म करके, एकदम खाली बास्केट के साथ आता था। ओके, फिर द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। फिर जो उसकी बैम्बू की फिर से जिंगलिंग थर्ड आती थी, जिंगलिंग साउंड आती थी, तो फिर वो हमें उठा देती थी, किससे? नींद से उठा देती थी, और फिर हम भाग के उसे मिलने जाते थे ओके, मिलने और ग्रीट करने जाते थे। जिंगलिंग थर्ड का मतलब क्या है? वही मैंने आपको बताया था
जिंगलिंग मीन्स ऐसे बहुत ऐसी इंजॉयबल साउंड आती थी। जिंगलिंग मीन्स इंजॉयबल साउंड आती थी। और थर्ड मीन्स वो ऐसे बैम्बू को नीचे ऐसे ज़मीन पे फ्लोर पे पटकते हुए आता था। ओके, सो दैट क्या कर सके वो, ही कुड अनाउंस हिज अराइवल। ओके, why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Pascain or Bastine, the maid servant, to the house. Okay. Now अब who are the Pascain और Bastine? अब क्या बोला उसने कि why was it so? वो उन्हें जाके मिलते क्यों थे? Was it for the love of the loaf? मतलब वो सिर्फ लोफ के लिए जाते थे? तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या बोला, द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पस्काइन और बस्टाइन एंड द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अब जो लोव्स थे वो कौन लाता था, पस्काइन और बस्टाइन। पस्काइन और बस्टाइन मतलब पस्काइन एंड बस्टाइन मीन्स देयर कस्टमर्स, some of their customers. Okay, and the maid servant of the house, और उनका maid या फिर servant. Okay, what we longed for those bread bangles which we choose carefully. और फिर वो राइटर किसका इंतज़ार करते थे, किसका, what those bread bangles, मतलब कि ब्रेड बैंगल्स क्या होते हैं, मतलब जो ब्रेड होती है उसको किस शेप में मोल्ड किया जाता है, मोल्डेड इन इट इनटू बैंगल शेप। मतलब ब्रेड को ऐसे मोल्ड किया जाता है वो इस बैंगल्स की शेप में, जो कि हम केयरफुली चूज करते हैं। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी वो क्या होती थी, एक स्वीट ब्रेड होती थी ऑफ स्पेशल मेक। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। अब जो बेकर था वो कैसी एंट्री मारता था, कैसी एंट्री करता था, वो एक म्यूजिकल एंट्री करता था ऑन द सीन, और वो कैसी साउंड आती थी, झंग झंग टाइप की। ओके, ये साउंड आती थी उसकी एंट्री के वक्त ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। मतलब जो बेकर था उसने अलग से एक बैम्बू स्टाफ भी बना रखा था, जो कि ऐसे बैम्बू को थर्ड करते थे, फ्लोर पे मारते थे, जिससे कि झंग झंग साउंड आती थी और वो म्यूजिकल एंट्री बन जाती थी उनकी एंट्री के वक्त। ओके, ऑन वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड and the other banged the bamboo on the ground. अब वो बेकर कर कैसे आता था, मतलब उसकी एंट्री कैसे होती थी, उसकी पोजीशन क्या होती थी, है ना, इतना सारा सामान वो किस पोजीशन में पकड़ता था। तो जो बेकर के एक हाथ में क्या होती थी, बास्केट, उसके एक हाथ से उसने बास्केट पकड़ी होती थी अपने हेड के ऊपर, और अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और बाकी सब क्या करते थे, जो बैम्बू होता था उसको ऐसे ग्राउंड पे मारते थे। हाउ वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। अब जब बेकर किसी के घर जाता था फॉर सेलिंग हिज लोव्स ऑफ ब्रेड, तो वो कैसे जाता था, ही वुड ग्रीट। देखो, जब वो जाता था तो एक लेडी ऑफ द हाउस को कैसे ग्रीट करता था, विद सेइंग गुड मॉर्निंग कहता था, और फिर जो उसकी बास्केट थी उसको एक वर्टिकल बैम्बू पे रख देता था। वर्टिकल मीन्स ऐसे एक बैम्बू पे। बास्केट रख देता। ओके, अंडरस्टूड। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. 1 second. अब क्या होता था, जो किड्स जैसे कि अब जैसे कोई चीज़ आती है घर में जो हमें बहुत पसंद है, तो पहले बच्चे बाहर जाते हैं, है ना,
तो हम पहले बाहर जाएंगे फिर तो, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो सारे बच्चे पहले भाग जाते थे पहले गेट पे। तो क्या होता था, फिर जो वो बेकर होता था, जब बच्चे आ जाते थे ऐसे पुश करके साइड में, लेडी ऑफ द हाउस को ऐसे पुश करके बाहर आ जाते थे उसके बेकर के पास, तो क्या होता था, जो बेकर होता था उन्हें एक माइल्ड रिब्यूक के साथ साइड में कर देता था। माइल्ड रिब्यूक मीन्स डांट के साइड में कर देता था, ओके। और एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और फिर क्या होता था, जो लोव्स ऑफ द ब्रेड होते थे वो किससे देता था, किसके हाथ में देता था, सर्वेंट के हाथ में, ओके। बट वी वुड नॉट गिव अप। फिर बच्चे क्या करते थे, वो तो हार मानेंगे नहीं। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। फिर जैसे तैसे भी क्या होता था, अब बच्चे तो हार मानने वाले में से है नहीं, तो क्या होता था, वो एक बेंच पे चढ़ते थे और बास्केट में झांकते थे। पीप मीन्स झांकना। बास्केट में झांकते थे जैसे तैसे मर्जी, ओके, कि उसमें है क्या। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। फिर क्या होता है कि राइटर कहता है कि मैं अभी भी उस लोव्स की जो खुशबू है उसको ऐसे महसूस कर सकता हूँ, ठीक है, फील कर सकता हूँ कि उसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी, मीन्स उसकी अच्छी बहुत खुशबू आती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। अब जो लोव्स होते थे ब्रेड के, वो सिर्फ बड़ों के लिए होते थे, एल्डर्स के लिए होते थे, और जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए होते थे, बच्चों के लिए होते थे, ओके। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। अब जो बेकर होता था वो तो सुबह आता था, है ना, तो बेकर कम्स इन मॉर्निंग। फिर वो मॉर्निंग में आता था, तो वो इतने टेस्टी होते थे कि क्या कह रहे हैं वो अब, कि ना हम ब्रश की चिंता करते थे, ना ब्रश करने की चिंता करते थे, और ना ही अपने मुंह को प्रॉपरली वॉश करने का, ठीक है, हम ये सब भूल जाते थे, सीधा खाने के लिए बैठ जाते थे। एंड वाई शुड वी, हम ऐसा क्यों करें आखिर। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अब उस टाइम पे तो ये तो था नहीं कि हम टूथब्रश यूज़ करते थे, नहीं ना। क्या करते थे तब, वो यूज़ क्या करते थे कि उन्होंने कहा है कि हम इतनी स्ट्रगल क्यों करेंगे, कि कौन ही निकालेगा कि मैंगो लीफ को ऐसे खींचना और फिर उसको ऐसे ब्रश करना उससे, मैंगो मतलब कि पेड़ पे चढ़ के मैंगो ट्री पे चढ़ के एक मैंगो की लीफ को तोड़ना और फिर उसको उससे ब्रश करना, है ना। अब इतने स्ट्रगल कौन करेगा, अगर खाने की चीज़ आ गई तो इतना टाइम थोड़ा ना कोई लगाएगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। अब फिर क्या कहा है कि वो आखिर ज़रूरी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जो टाइगर होता है वो कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता, ओके। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। फिर क्या कहा है, जो गर्म चाय होती है वो तो अंदर जाके हमारे साफ और वॉश तो कर ही देगी हमें अच्छे से अंदर से, है ना। तो ये कहा सबने। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, ओके। अब उसने क्या कहा है कि जो मैरिज गिफ्ट्स होते हैं, जो हमें मैरिज पे गिफ्ट्स मिलते हैं, वो एक मीनिंगलेस चीज़ है, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है उसको देने का। विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, मतलब कि अगर तुम मैरिज गिफ्ट्स दे रहे हो तो उसका मीनिंगलेस है अगर तुम सिर्फ गिफ्ट्स दे रहे हो, किसके बिना, एक स्वीट ब्रेड के बिना, जो कि उससे हम क्या कहते हैं, बोल, ओके। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और ये मतलब इसको किससे कंपेयर किया है, एज अ पार्टी और अ फेस्ट, मतलब जैसे पार्टी या फिर फेस्ट जो है वो उसका जो चार्म होता है वो ख़त्म हो जाता है, किसके बिना, ब्रेड के बिना। ब्रेड के बिना कोई मज़ा नहीं आता।
Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. मतलब ये कहना काफ़ी नहीं है कि जो एक विलेज में एक बेकर की क्या इम्पोर्टेंस है. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जो लेडी ऑफ द हाउस थी उसने वो मतलब सैंडविचेस तो बनाती है. उसने सैंडविच प्रिपेयर किए किस ओकेजन पे, उसकी डॉटर की इंगेजमेंट पे. केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. केक्स तो हमें समझ आता है ना, वाटर बोलिनास. बोलिनास आर स्वीट ब्रेड. ये भी एक टाइप ऑफ स्वीट ब्रेड है. ओके. और जो केक्स और एक बोलिनास हैं, स्वीट ब्रेड्स हैं, ये तो मस्ट है. मतलब ये तो होनी चाहिए क्रिसमस पे और फिर अदर फेस्टिवल्स पे. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. अब इसका क्या है, उन्होंने कहा है कि बेकर के फर्नेस पर, मतलब मैंने समझाया था उसके फर्नेस पर विलेज में बहुत ही इम्पोर्टेंस है. मतलब ये तो एक मस्ट चीज़ है, बहुत ही एसेंशियल है. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. क्या कहते हैं उनकी ड्रेस को? कबाई. अब जो दोस्त मतलब उन दिनों के जो बेकर थे या फिर उन्हें क्या कह सकते हैं, ब्रेड सेलर थे, उनकी एक पेकुलियर ड्रेस थी. मीन्स उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस थी. उन क्या कहते थे हम उसे? कबाई. ओके. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. मतलब वो एक सिंगल पीस होता था. मतलब एक बहुत ही लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो कि नीज तक जाती थी, नीज तक टच करती थी. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. अब हमारे चाइल्डहुड में क्या कहते हैं राइटर, हमारे चाइल्डहुड में तो हमने देखा है कि जो बेकर्स थे वो एक शर्ट डालते थे और ट्राउज़र्स डालते थे. ठीक है. जो कि फुल लेंथ नहीं होती थी जिनकी फुल लेंथ भी नहीं होती थी और ना हाफ पैंट से लॉन्गर होते थे. मतलब ना फुल लेंथ होती थी और हाफ लेंथ भी नहीं होती थी, उससे थोड़ा बीच का. इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. अब इसमें क्या कहा है कि आज भी अगर कोई भी इंसान क्या डालता है, हाफ पैंट डालता है जो कि एकदम जस्ट नीज के बिलो रीच करती है, मतलब नीज के बिलो जस्ट टच करती है, तो उन्हें सब क्या कहते हैं? वो उन्हें कहते हैं कि ही और शी लुक्स लाइक अ पेडर. ओके. द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. अब जो बेकर था वो फुल मंथ ब्रेड सेल करता था और फिर जो उसका बिल था वो कब लेता था? मंथ के एंड में. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. मतलब जो हर सबके मंथली अकाउंट्स थे वो कहाँ पे रिकॉर्ड करता था बेकर? किसी वॉल पे पेंसिल से. ठीक है. पेंसिल से लिखता था किसी वॉल पे. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. जो बेकिंग थी पुराने दिनों में वो एक बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद बेनिफिशियल एक प्रोफेशन की तरह लिया जाता था. मतलब जिसमें बहुत ही फ़ायदा होता है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है. ठीक है. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड. अगर कोई भी इंसान उन दिनों में बेकर होता था तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो या उसकी फैमिली स्टार्व्ड हो या फिर स्टार्वेशन से परेशान हो. स्टार्व्ड मतलब हंगर. ठीक है. कोई भी अगर बेकर होगा वो कभी भी भूख से नहीं मरेगा. He, his family and his servants always look happy and prosperous.
जो बेकर होता है वो और उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स भी हमेशा खुश लगते थे और प्रॉस्परस लगते थे, मतलब हंसी खुशी, मतलब प्रॉस्परस मतलब किसी भी चीज़ की कमी ना होना, है ना, सब कुछ भर भर के था. Their plump physique was an open testimony to this. अब जैसे इसमें क्या लिखा है, प्लम्प फिजिक मतलब कि थोड़ा फैट बॉडी, है ना. प्लम्प फिजिक मतलब फैट बॉडी. उनके फैट बॉडी होती थी, जो कि एक पूरा एग्जाम्पल है. टेस्टिमोनी मतलब क्या होता है? टेस्टिमोनी मीन्स अ पब्लिक स्टेटमेंट. मतलब टेस्टिमोनी मीन्स दैट समथिंग इज ट्रू. जो भी ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू था. वेरी ट्रू, ठीक है. समथिंग विच इज़ वेरी ट्रू, दैट इज़ कॉल्ड द टेस्टिमोनी. तो अब वो उनकी प्लम फिजिक थी, फैट बॉडी थी, तो उससे साफ दिखता है कि वो एक खुश और प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करते हैं. इवन टुडे एनी पर्सन विद द जैक फ्रूट, 1 second. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. मतलब आज भी अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान है जो कि जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब एक जैक फ्रूट की तरह उसकी जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो उसको किससे कंपेयर किया जाता था? एक बेकर से. ओके. And here we have end this part of the chapter, that is a baker from Goa, and I hope you like it and understood it. So this was the part 1 of the chapter Glimpses of India, and the next one we will do in the next video. Okay, so till then stay tuned to my channel and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye, take care. So now let's start with the second part, that is Coorg. Coorg है, Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. Coorg जो एक कॉफ़ी कंट्री है, वहाँ पे सिर्फ मतलब बहुत कॉफ़ी मिलती है, और वो किस चीज़ के लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट और उसके स्पाइसेस यानी मसालों के लिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sides a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब क्या मतलब है इसका? कि मैसूर और एक कोस्टल टाउन है जिसका नाम है मैंगलोर, उसके मिडवे में मतलब उसके बीच के रास्ते में क्या एक कौन सा साइड पड़ती है? कौन सी साइड पड़ती है? अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. अब जो ये दो जगहें हैं, ठीक है, जो मैसूर और मैंगलोर का क्या है? मिडवे. अब उसको कैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया? अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब वो एक ऐसा लगता है, हेवन का वो पीस लगता है, मतलब हेवन मीन्स वो एक जन्नत का पीस लगता है, पार्ट लगता है, जो कि ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ड्रिफ्टेड मीन्स कैरिड अलॉन्ग बाय एयर. ड्रिफ्टेड मीन्स क्या होता है कि वो ऐसे मतलब कि किंगडम ऑफ गॉड यानी जो भगवान है उनके दुनिया से इसको ऐसे चीज़ों को मतलब ऐसे नेचर को भगवान की दुनिया से एक जो ऐसी जेंटल हवा है मतलब कि जो एयर है वो ऐसे अपने साथ लेके आई है. ओके. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मेन, beautiful women and wild creatures.
कि जो ये लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स है, मतलब ये ऐसा लैंड है जिसमें बहुत सारे हिल्स हैं, वो कैसे इनहेबिटेड है? अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। वहाँ पे ऐसे मतलब हिल्स की वो दुनिया है, एक ऐसा लैंड है। मार्शल मीन्स क्या होता है? मार्शल मीन्स वॉर, मतलब जैसे कि एक वॉर के प्राउड रेस के इंसान हो, मतलब एक वॉर चल रही हो और वहाँ के दौड़ते हुए जो वहाँ पे पार्ट ले रहे हैं उस वॉर में, जो हिस्सा ले रहे हैं वो लोग हों, है ना, मतलब वो बहुत सारे होते हैं, है ना। ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। अब इसमें 3 हमें क्या दिए गए हैं? 3 चीज़ें दी गई हैं जिससे कि उस साइट ऑफ हेवन को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? फर्स्ट इज़ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ठीक है, जो कि एक प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन से भरी हुई है। अ ब्यूटीफुल वुमेन, जैसे कि बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर एक वुमेन हो, और वाइल्ड क्रिएचर्स हों, ओके। कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब जो पार्ट पढ़ रहे हैं, उस जगह का नाम है कूर्ग, और कूर्ग को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? कोडागू, ओके। कोडागू एक ये बहुत ही एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, ठीक है। और ये कैसे डिस्क्राइब किया गया इसे? मतलब ये माना जाता है कि ये पूरा घर है एक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, मतलब यहाँ पे बहुत बारिश होती है। एवरग्रीन मतलब कभी भी बंद नहीं होती, बहुत बारिश होती रहती है। और स्पाइसेस का और कॉफ़ी प्लांटेशंस का, मतलब यहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ी ग्रो की जाती है, ठीक है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो कितना परसेंट इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करती हैं, कितनी जगह घेरती हैं? 30%, ओके। कितना? 30%। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। अब वैसे इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब बहुत बारिश होती है ना, और जब मॉनसून्स आ जाते हैं, मतलब जब बारिश का मौसम आ जाता है, तो ऐसे पानी बहता है, मतलब ऐसे पानी बहता है, इतनी बारिश होती है कि जो विजिटर्स होते हैं, जो मतलब वहाँ पे लोग आते हैं, विजिटर्स के लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टूरिस्ट। वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं वो उन्हें दूर रखने के लिए काफ़ी है ना। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब ये जो पूरा मानसून, जो ये पूरा सीज़न होता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, वो कब से होता है और कब तक होता है? सितंबर से लेके मार्च तक, ओके। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। अब क्या है कि वेदर बहुत परफेक्ट होता है, जो मतलब वहाँ का मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एकदम परफेक्ट होता है। विद सम शावर्स के साथ, कुछ शावर्स के साथ, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, मतलब जो कि अच्छी वजह से होते हैं। द एयर ब्रीड्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in. अब इसमें क्या लिखा है? The air breathes of invigorating coffee, मतलब invigorating मतलब क्या है? Invigorating means, please write it, climate of Coorg. ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो वहाँ पे हवा चलती थी वो कैसी थी? ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, मतलब कि कूर्ग के जो कूर्ग का क्लाइमेट था उसके अकॉर्डिंग। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स।
अब कॉलोनियल बंगलोस क्या होता है? बंगलोस तो आपको पता ही है, ठीक है। कॉलोनियल मीन्स, यहाँ पे कॉलोनियल मतलब है कि वो एक ऐसा बंगलो था जो, मतलब वहाँ पे जो बंगलो था, ऐसा बंगलो वहाँ पे वो ऐसा एरिया था जो कि किसी और के कब्जे में था, ठीक है। कॉलोनियल मीन्स एरिया अंडर कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब वो बंगलो किसी के और कंट्री के कब्जे में था, कंट्रोल में था, अंडर कंट्रोल। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और वो कहाँ पे था, मतलब उसकी कहाँ प्लेस था वो बंगलो, कॉलोनियल बंगलो? वो था एक ट्री के कैनोपीज उसके प्राइम कॉर्नर्स पे। अब कैनोपीज मतलब क्या होता है? कैनोपीज मीन्स शेड। अब जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्री है और जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सनलाइट आ रही है, ठीक है, और फिर हम किसी ट्री के अंडर क्या ले लेते हैं, एक शेड ले लेते हैं, है ना, छाया मिलती है हमें उससे, तो हमें क्या लगता है, बहुत रिलीफ लगता है सनलाइट से। वो हमें क्या करता है, शेड देता है उसकी रेस से बचाने के लिए। तो कैनोपीज मतलब क्या होता है? जो कि एक शेड या शेल्टर की तरह यूज़ होता है। तो वो ट्री के शेल्टर अंडर क्या, कहाँ पे था? टक्ड इनटू प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम मीन्स बेस्ट कॉर्नर्स, अलग अलग बेस्ट कॉर्नर्स पे, ओके। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. अब इसमें क्या कहा गया है कि जो बहुत ही इंडिपेंडेंट पीपल थे कुर्ग के, वो पक्का कहाँ के होंगे, या फिर ग्रीक के रीजन के होंगे या फिर अरेबिक डिसेंट के होंगे, ओके। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. ठीक है, ये सारा वही आप पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions. अब इसमें क्या कहा गया है? अब इसमें एक अलेक्जेंडर की आर्मी की बात की गई है जो कि साउथ में मूव कर गए थे, किसके साथ? अलोंग दी कोस्ट, एंड फिर जो सेटल हुए थे जब वापस आए थे, क्या हो गए थे? वो इम्प्रैक्टिकल हो गए थे, ठीक है। जो ये लोग होते हैं अलेक्जेंडर आर्मी के, वो क्या करते हैं, वो मैरिड हो जाते हैं, वो मैरी करते हैं किससे? अपने लोकल्स से, ठीक है, जो उनके आसपास लोकल्स होते हैं उनसे वो मैरी करते हैं। और उनका कल्चर क्या है? देयर कल्चर इज अपेरेंट इन दी मार्श। अब यहाँ पे अपेरेंट का क्या मतलब है? अपेरेंट मीन्स क्लियरली विजिबल। और उनका जो कल्चर होता था वो मतलब साफ साफ दिखता था उनकी मार्शल ट्रेडिशंस में। मतलब जो भी उनकी मार्शल मीन्स उनकी वॉर के ट्रेडिशंस में या फिर मिलिट्री, उन ट्रेडिशंस में उनका कल्चर साफ साफ दिखता था। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, उनका कल्चर भी दिखता था, उनकी मैरिजेस भी दिखती थी और उनकी रिलीजियस राइट्स भी दिखती थी, ठीक है। रिलीजियस राइट्स मीन्स जो उनकी धर्म के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो सारी रीत होती थी, है ना, आपने देखी होगी, जो भी उनकी रिलीजियस रीजन के अकॉर्डिंग राइट्स होती थी। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि बहुत डिस्टेंस रखते थे किससे? हिंदू मेन स्ट्रीम्स थे। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat
with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. अब जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की, वो क्या मतलब दिखाती है? एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है जिसपे कि एक एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जिसपे कि एक फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एक उनकी टाई होती थी वेस्ट बेल्ट, ठीक है। वो उन्हें ऐसी जो ड्रेस कोड था वो कौन डालता था? कोडावुस। हु आर कोडावुस? सॉरी, कोडावुस आर द पीपल ऑफ कोडावा। मतलब कि कोडावा था एक रीजन था, एक एरिया था, कहाँ का? कूर्ग का, ठीक है। और वहाँ के लोग थे कोडावुस, ओके। रीजन ऑफ कूर्ग। और जो इनकी ड्रेस कोड थी उसे हम क्या कहते थे? कुपिया। क्या कहते थे? कुपिया। It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. और वो क्या दर्शाता था? कुफियास को, जो कि किससे जीते थे? अरब से और कुर्ड्स से, ओके। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. और जो कुर्गिज होते थे, उनके जो होम्स थे, उनके जो घर थे, वहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन था किसका? हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, ओके। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वार्लर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और मतलब कि वो ऐसी एबिलिटी रखते थे, ऐसी विल पावर रखते थे कि वो जो उनके सन्स और फादर्स थे उनसे बहुत ही ब्रेवरी रिलेट कर सकते थे, ठीक है। उनके पास बहुत ही ब्रेवरी और करेज था। वेलर मीन्स करेज एंड ब्रेवरी, ठीक है। मतलब कि वो उनके जो फादर्स वगैरह थे वो उनका बहुत ही क्या करते थे? उनका बहुत ही करेज था और उनका बहुत ब्रेवरी थी किसमें? वॉर के टाइम पे, ओके। वॉलर मीन्स करेज और bravery. The Coorg Regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Coorgi. अब क्या है कि जो कूर्ग वाले होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, मतलब कि इंडियन आर्मी में, पूरे इंडियन आर्मी में जो कूर्ग होते थे, जो कूर्ग की प्लेस थी वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड होती थी, ओके। और जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी का वो कौन था? जनरल करियप्पा, ठीक है। और वो कौन था? एक कूर्गी था। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और अभी तक जो कोडावस होते हैं वो ही सिर्फ लोग हैं ऐसे जो कि इंडिया में जिनको परमिशन है, ठीक है, फायर आर्म्स कैरी करने की विदाउट एनी लाइसेंस, ठीक है, और परमिशन। जैसे हमें कोई भी गन या कोई भी ऐसी चीज़ लेनी हो वॉर के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? नीडेड लाइसेंस और एनी परमिशन। पर जो कोडावस होते थे वो तो बिना किसी लाइसेंस के वो कैरी कर सकते थे अपने साथ फायर आर्म्स, ओके। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। अब जो रिवर है कावेरी वो उसमें पानी कहाँ से ऑब्टेन होता है? कहाँ से लिया जाता है? वो लिया जाता है कूर्ग के जंगल में से और वहाँ के हिल्स में से, ठीक है, फॉरेस्ट एंड हिल्स में से।
Mahasir, a large freshwater fish abound in these waters. अब जो एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, जो फिश है बहुत बड़ी, वो ऐसे ही पानी में पाई जाती है, ठीक है. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit of the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब जो किंगफिशर होते थे वो पानी में डाइव मार देते थे, किस लिए? जो फ्रेश लार्ज फिश होती थी उन्हें कैच करने के लिए, ठीक है, एज अ प्रे, मतलब उन्हें प्रे करने के लिए. प्रे मीन्स शिकार. ओके, 1 सेकेंड. करेज और ब्रेवरी. प्रे मीन्स शिकार. और जो स्क्विरल्स होती थी, जो गिलहरी होती थी, एंड जो लैंगर्स होते थे, वो पार्शली ड्रॉप किए जाते थे फ्रूट खाने के लिए, और उनकी जो मिसचीफ यानी जो शरारतों के लिए, कैसी शरारतें, मतलब पानी को ऐसे, पानी से खेलना, उनके स्प्लैशेस से खेलना, और रिपल इफेक्ट यानी जो हम जैसे क्लियर वाटर में देखते हैं, है ना. यू ऑल हैव सीन दैट जब हम क्लियर वाटर में दिखते हैं हमें हमारी शक्ल दिखती है ना, हमें पूरा हमारा फेस दिखता है, मतलब हमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखती है. तो वही रिपल इफेक्ट पाने के लिए वो ऐसे क्लियर वाटर में देखते थे, ठीक है. दीज आर द टू मिसचीव्स ऑफ द squirrels and langurs. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Okay. जो dwarfing means क्या होता है? वेरी स्मॉल. बहुत ही टाइनी टी के प्लांट्स थे, बहुत ही छोटे छोटे, जो कि वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज. स्टडी हेयर मीन्स मतलब बहुत ही स्ट्रांगली वो बिल्ट हुए थे. And amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब amidst का क्या मतलब है? In middle of something. मतलब कि जो ऑर्डरली रोज थी बुशेस की, वो एकदम बीच में लगी हुई थी, कैसे? डॉल लाइक फिगर्स की तरह, ठीक है. बुशेस मीन्स क्या होता है? राउंडेड श्रब्स. सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट लाइन. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. फिर कुछ डिस्टेंस पे आगे उसने राजवीर ने देखा कि बहुत ही बेकार सी, मतलब अगली मीन्स बदसूरत, बिल्कुल भी अच्छी ना दिखना. बहुत ही बेकार सी बिल्डिंग दिख रही थी जहाँ से जो स्मोक थी वो एक बड़ी बड़ी चिमनी से बाहर निकल रही थी. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. फिर राजवीर ने जोर से चला के बोला, टी गार्डन. प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. अब जो प्रांजल थी वो तो वहाँ पे ही बॉर्न हुई है ना, उन प्लांटेशन के पास ही, है ना, वहीं पे वो पली बड़ी है. तो उसको राजवीर की एक्साइटमेंट में कोई भी शेयर नहीं दिया, है ना. दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड. असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड. असम के पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांटेशंस होती हैं वर्ल्ड में. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम. मतलब तुम बहुत सारे गार्डन्स देखोगे.
ख़त्म ही नहीं होंगे, है ना। प्रांजल ने कहा राजवीर से। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। अब राजवीर ने क्या बोला कि मैं टी के बारे में जितना पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ लिया। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। फिर वो क्या बोलता है कि किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअली जो टी है वो किसने डिस्कवर की है ना, ये चीज़ किसने निकाली है, बट बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो निकाल सकते हैं। वॉट लेजेंड्स? वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब बात शुरू होती है कि एग्जैक्टली हु डिस्कवर्ड द टी। अब बोलते हैं एक चाइनीज़ एम्पर था जो कि हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉईल करता ही था, मतलब बॉईल करके वो पानी पीता था, बॉइल्ड वाटर। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor. फिर एक दिन क्या हुआ कि जो few leaves थी twigs की वो किस में आ गिरी, एक पॉट में आ गिरी जहाँ पे कि पानी बॉईल हो रहा था, और फिर जब उसने पिया तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रहा था, उसका फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस था। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स। और फिर क्या कहा गया कि वो टी लीव्स हैं, मतलब चाय की पत्ती है, चाय की लीव्स हैं। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल। उसने कहा कुछ और बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। फिर राजवीर ने बोला हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है। बौद्धि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। फिर क्या बात आती है सेकंड लेजेंड की। जो बौद्धि धर्म नाम का एक बुद्धिस्ट एस्केटिक था, उसने जो अपनी आईलिड्स हैं, है ना, जो आँखों के ऊपर आईलिड्स होती है जो हम बार बार बंद करते हैं, ब्लिंक आउट करते हैं, उन आईलिड्स को उसने कट करके फेंक दिया था, मतलब कट कर दी थी उसकी अपनी आईलिड्स को। क्यों कट की थी? क्योंकि वो स्लीपी, मतलब उसको नींद आती थी अपनी मेडिटेशंस के दौरान, ठीक है। देन 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। फिर जब उसने अपने आईलिड्स कट करके फेंकी तो उन आईलिड्स से क्या ग्रो कराया? टी प्लांट्स ग्रो कर गए, ठीक है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द part 3rd of the chapter, that is tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. मतलब दिल्ली में एक स्कूल है जहाँ पे एक राजवीर नाम का बॉय है और उसकी एक क्लासमेट थी प्रांजल। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। जो प्रांजल के फादर हैं वो एक टी गार्डन के मैनेजर हैं असम में, ठीक है। प्रांजल has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. जो प्रांजल है उसने राजवीर को इनवाइट किया है उसके घर पे समर वेकेशन में, ओके। चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब वो एक सीनरी दिखाई गई है इन अ ट्रेन, ओके। और वहाँ पे अलग अलग वेंडर्स आते रहते हैं और कोई एक वेंडर आया चाय गरम चाय ऐसा बोलते हुए ऊंची आवाज़ में, ठीक है। वेंडर मीन्स सेलर, स्ट्रीट सेलर, ओके, कुछ भी समझ सकते हो। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। अब वो ट्रेन में बैठे हैं, अब वो विंडो से आया वेंडर, टी वेंडर, चाय वेंडर विंडो से आया, उसने बोला चाय साहब, तो प्रांजल ने क्या कहा? गिव अस 2 cups। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। फिर उन दोनों ने जो हॉट टी है उसको सिप किया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू।
मतलब बाकी सब भी, ऑलमोस्ट बाकी सब भी उनके जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? अब हमें एक बताई गई है बात कि 80 करोड़ से ज़्यादा भी जो टी के कप्स हैं, जो टी है वो पी जाती है पूरे वर्ल्ड में डेली। ओके, राजवीर ने बोला ये। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। फिर प्रांजल ने क्या बोला? वाओ, जो चाय है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल buried his nose in his detective book again. अब जो एक स्टेशन पर रुकी थी ट्रेन, वो वहाँ से फिर से चलने लगी। ठीक है, वहाँ स्टेशन से निकल गई और फिर से प्रांजल ने जो अपनी नाक है वो उसकी अपनी डिटेक्टिव बुक में घुसा ली। ठीक है, वो फिर से अपनी बुक पढ़ने लगी। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। जो राजवीर था वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फ़ैन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीन। और उसके साथ ही जो राजवीर था वो अपनी विंडो से बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी देखने के लिए बहुत ही कीनर था। कीनर मीन्स क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत ही उसको क्यूरियोसिटी थी वहाँ बाहर ब्यूटीफुल सीनरी देखने की। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह ग्रीन ग्रीन था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी ग्रीनरी, मतलब इतनी हरियाली आज से पहले कभी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। फिर जो सॉफ्ट से ग्रीन से पैडी फील्ड्स से खेत थे वो gave way to the tea bushes. Okay, it was a magnificent view. वो बहुत ही एक बड़ा सा व्यू था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. मतलब अब क्या होता है कि वो देखता है डेंसली वुडेड हिल्स को देखता है, टी के बुशेस को जो कि बहुत दूर तक, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक थे। ठीक है, dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like। अब इनमें 4 एलिफेंट्स होते थे, मकाउस, वो कैसे एंजॉय करते थे? नहा के एंजॉय करते थे, बात ये सब करते थे। वो एक वॉचफुल आई, मतलब नजर रखते थे, वो एंजॉय करते थे ट्री कैनोपी रिवर में। ठीक है, रेड रिवर में बात और कैनोपी करने से शेल्टर। और ये सब कौन करता था? महाउट्स, मतलब महाउट्स क्या होते हैं? पेड़ के शेल्टर से नजर रखते थे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, एलिफेंट ट्रेनर्स। अब क्या होता था, चाहे कुछ भी हो जाए, एलिफेंट प्रेफर करते थे महाउट्स हटने के लिए जहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स या फिर जो एलिफेंट्स को हैंडल करते हैं, दे आर। और फिर जब ये लीव्स थी, ओके, जब वो प्लांट की जो लीव्स थी जब हॉट वाटर में डाली जाती थी, लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर जाती थी, तो रिवर राफ्टिंग हो जाती थी, कैनोइंग, स्लीप, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। गायब, मतलब उस जगह से वो गायब हो जाती थी। किसी लोग रेन फॉरेस्ट देखने आते थे नहीं, वहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, लाइक रिवर राफ्टिंग होती थी, कैनोइंग होती थी, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग होती थी और माउंटेन बाइकिंग इंक्लूडेड। अब ये सब सुन के ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना। फ्रॉम प्लेस न्यूमरस जगह से वो गायब हो जाती। रीजन आर अ फेवरेट, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। अब राजवीर ने क्या कहा, जो बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स होती थी इस रीजन में, वॉकिंग ट्रेल्स होती थी, वो फेवरेट थी विद 2700 BC। ठीक है, 2700 birds, bees and butterflies are there to give you company. Words such as बहुत सारे birds
आर फ्रॉम Bees, चाइनीज, ठीक है, हनी बीज टाइप, मतलब जो वर्ड्स बहुत हैं सारी टी, बटरफ्लाईज चाय पाई एंड जाती थी, ठीक चीनी, है, वो जो कि कहाँ से आपको लिए गए हैं? वो कंपनी दे चाइनीज सकती है। वर्ड्स हैं। टी Macaws, केम टू यूरोप ओनली Malabar इन द squirrels, 16th century langurs, and slender and was lorries drunk keep a more as watchful medicine eye than from the tree canopy. as beverage। अब इसमें किन एनिमल्स का और नाम लिया फिर गया है? जो टी थी One वो second. यूरोप में कब आई? 16th सेंचुरी में आई यूरोप में। और वो कब पी जाती थी? एज ए मेडिसिन पी जाती थी, मतलब दवाई के तौर पे पी जाती थी। अब इनमें ना किस कि एनिमल्स का बेवरेज नाम के लिया तौर गया है? पे। बेवरेज मीन्स एनी लिक्विड, है ना। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। फिर जो ट्रेन थी वो कहाँ पे जाके रुकी? मरियानी जंक्शन पे। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। फिर जो बॉयज़ थे उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया और फिर पुश देयर वे, उन्होंने अपना जो रास्ता था वो पुश कर दिया। और कहाँ पे कर दिया? एक क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। जो प्रांजोल के पेरेंट्स थे वो उसके लिए वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल्स फेदर। अब पहले तो वो प्रांजल जो थी उसके पेरेंट्स उनके लिए वेट कर रहे थे। फिर थोड़े टाइम बाद ही जो प्रांजल के फादर थे उन्हें कहाँ पे जाना था? धेकियाबाड़ी, वहाँ के टी गार्डन को मैनेज करने के लिए। इसको हम कर देते हैं धेकियाबाड़ी। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered धेकियाबाड़ी टी एस्टेट। फिर 1 घंटे बाद जो कार थी वो एक शार्प आवाज़ से कहाँ आती है? मेन रोड पे आती है। एंड दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, मतलब उन्होंने एक कैटल ब्रिज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखो। कैटल ब्रिज मीन्स ऐसा ब्रिज जो कि कैटल्स से भरा हुआ हो। अब वो एक प्लांटेशन एरिया था तो वहाँ पे कैटल्स तो होंगी, तो ऐसा ब्रिज था जहाँ पे कैटल से भरा हुआ था। तो वो क्रॉस करके दे एंटर्ड धेकियाबाड़ी टी एस्टेट। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकरे अपॉन एकरे ऑफ टी बुशेस। अब दोनों साइड्स पे रोड की क्या था? बहुत एकर्स मीन्स वेरी लार्ज एरिया, मतलब टी बुशेस से बहुत सारी जो एकर्स थी उस ज़मीन की वो बहुत सारी भरी हुई थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। और नीटली मतलब जैसे सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, सेटिस्फाइडली जो सारे बुशेस थे वो एक ही हाइट पे थे, है ना, एक ही हाइट पे ग्रो किए हुए थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द नीली स्प्राउटेड लीव्स। अब जो लीव्स मतलब ग्रो कर चुकी थी पूरी तरह, वो उन्हें कौन तोड़ रहा था? टी प्लकर्स का ग्रुप, है ना। टी प्लकर्स का जो ग्रुप था, ऐसे टी लीव्स को प्लक यानी तोड़ने वाला जो ग्रुप था, अपनी बैम्बू बास्केट के साथ, है ना, अपनी बैग पे, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे और वो धीरे धीरे उसको तोड़ रहे थे। प्रांजुल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea loaves to pass. अब कार चलाते हुए जो प्रांजल के फादर थे उन्होंने अब स्लो डाउन कर लिया। क्यों? ट्रैक्टर को जाने के लिए जो कि पूरा भरा हुआ था टी लीव्स थे, है ना। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट, मिस्टर बरुआ? Rajveer asked.
It lasts from May to July and yields the best tea. और इसका सीज़न क्या है? इसका सीज़न है मई टू जुलाई. ये इन महीनों में जो टी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है. ठीक है. You seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father said in surprise. फिर प्रांजल के फादर ने क्या बोला कि तुमने तो अपना होमवर्क कर लिया होगा आने से पहले. उन्होंने सरप्राइजली ये पूछ लिया. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. तो ये प्रांजल के फादर ने राजवीर से पूछा था. तो फिर उन्होंने प्रांजल के फादर का नाम क्या था? मिस्टर बरुआ. फिर राजवीर ने मान लिया, हाँ मैंने होमवर्क कर लिया है, बट आई होप कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखूँगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ. ओके. Okay, so this was the last part of this chapter. Now we have finished this whole chapter, that is the glimpses of India. I hope you all liked it and understood it. So we have done this chapter, so please make notes of this chapter and we will do some questions based on this chapter in my next video. Till then, stay tuned to my channel and wait for my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Thank you.